है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद साथियों। आज 14 फरवरी सभी लोग परिचित होंगे। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों को हमारा सत सत नमन है। जय हिंद, जय जवान। नमस्कार साथियों, मैं आपके साथ जयसवाल सर। बात करेंगे बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे और इस प्रैक्टिस पेपर में 30 महत्वपूर्ण हम प्रश्न करने जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसके पहले प्रैक्टिस पेपर का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये परिवार टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, राष्ट्रहित में परिवार है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाल विकास के प्रैक्टिस पेपर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और 30 में से आप लोगों का जो भी फीडबैक हो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम कौन सा होगा? मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान हो जाएगा। यह ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। सभी यहाँ पे शिक्षक बंधु, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं कमेंट कीजिएगा। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जब भी संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछा जाए तो पहला होता है ज्ञान, अवबोध करना, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और अंतिम में मूल्यांकन होता है। तो पहले देखिए अंतिम मूल्यांकन होता है, ये हमें पता है। तो हमारा सी और डी ऑप्शन जिनमें अंतिम मूल्यांकन दिया गया यही ऑप्शन ठीक है। फिर इसमें अंतर केवल कहाँ पर आ रहा है आप लोग देख पा रहे हैं, सेकंड और थर्ड लाइन में। तो ज्ञान के बाद फिर अवबोध आएगा, इसके बाद अनुप्रयोग आता है, आपको ध्यान देना है। और सभी को पता होगा यह जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, यह प्रणाली सरल से जटिल तथा मूर्ख से अमूर्त की ओर है। और ब्लूम द्वारा संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 स्तरों में इसी क्रम में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका ज्ञान, अवबोधन जिसे हम समझ या बूझ बोलते हैं, अनुप्रयोग हो गया, विश्लेषण, संश्लेषण और आपका मूल्यांकन हो गया। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होगी? नेगेटिव, नकारात्मक प्रश्न है। सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। तो निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होगी? देखिए हम जानते हैं जनतांत्रिक की बात करेंगे, सहानुभूतिपूर्ण की बात कर रहे हैं, स्वेच्छाचारी की बात कर रहे हैं, वांछनीय सूचनाएं देने वाले की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं, आप जानते हैं स्वेच्छाचारी जो होता है अपने स्वेच्छा अनुसार जो है, तो स्वेच्छाचारी जो है यहाँ पे एक अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं माना जाएगा। बाकी जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये सारी अच्छे विशेषण या अच्छे शिक्षण की विशेषताएं मानी जाएंगी। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मास्लो के द्वारा, हर्जबर्ग के द्वारा, विक्टर ब्रूम के द्वारा या स्किनर? यहाँ पे हर्बर्ट होगा, मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हर्बर्ट कर लीजिएगा। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सभी मित्र कमेंट कीजिएगा। तो साथियों विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया है। जी हाँ, अगर प्रश्न आ जाए कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत आपके अमेरिकन मनोवैज्ञानिक विक्टर एच ब्रूम ने दिया था, जबकि मास्लो ने अभिप्रेरण की आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। ये ध्यान दीजिएगा, सारे ऑप्शन की हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये जो प्रैक्टिस पेपर है यानी कि यही प्रश्न आएगा, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आ सकता है। जो ऑप्शन है ऑप्शन से रिलेटेड भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए पूरी तैयारी चल रही है बाल विकास की 25+ के स्कोर पाने की। सभी फीडबैक कीजिएगा। तो मास्लो ने अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया और आपके हर्बर्ट ने अभिप्रेरण का दोहरे कारक का सिद्धांत और स्किनर ने अभिप्रेरण का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। प्रश्न आ गया कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया या अभिप्रेरण का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत आपके स्किनर महोदय जी ने दिया। अभिप्रेरण के दोहरे कारक का सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ग की बात करेंगे। और अभिप्रेरणा की आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? अब्राहम मैस्लो की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 4th नंबर प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है।
अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तित्व की बात करेंगे, व्यवहार परिमार्जन की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? राइट ऑप्शन सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सूचना प्रक्रियाकरण की बात करेंगे। देखिए, अग्रिम व्यवस्थक का प्रतिमान जो है सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है, जबकि आपके सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्तित्व और व्यवहार परिमार्जन ये अग्रिम व्यवस्थापक या अग्रिम व्यवस्थापक के प्रतिमान से आपके संबंधित नहीं होंगे। तो हमारा प्रतिमान सूचना या प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी होगा? किसकी बात करेंगे? कौशल, सभी लोग जानते हैं। कौशल की अगर बात करें तो कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी होगा? रेखीय अभिक्रम, शास्त्रीय अभिक्रम, कौशल अंतरण, एक गति है ना कि उद्देश्य है, या तैयारी या सर्जन। देखिए, कौशल स्थानांतरण की बात करें तो आप लोग जानते हैं जो कौशल है, कौशल अंतरण जो होता है वह एक गति है ना कि उद्देश्य। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, अर्थात अगर अच्छे तरीके से समझें कि सरल से कठिन की ओर सीखते हुए ही बढ़ना हमारा क्या हो जाता है? कौशल की बात करेंगे, सरल से कठिन की ओर सीखते हुए बढ़ना। इसलिए हमारा कौशल स्थान के लिए विकल्प जो हमारा सी दिया गया था वह सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र यहाँ पर आपका नहीं होगा? अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर। सभी कमेंट कीजिएगा। तो ऐसा शिक्षण का सूत्र जो आपका नहीं होगा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऐसा शिक्षण सूत्र अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है, दृश्य से सब की ओर होता है, सरल से कठिन की ओर होता है। लेकिन अभी तक तो हमने ऐसा शिक्षण सूत्र नहीं पढ़ा जिसमें निगमन से आगमन की ओर होता हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा नेगेटिव ऑप्शन है और यह सूत्र नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, शिक्षण होता है, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि या प्रस्तावना की बात करेंगे। तो आप जानते हैं, समझते हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वह हमारा योजना बनाना होता है। किसकी बात करेंगे? योजना बनाने की बात करेंगे। देखिए, आप जानते हैं सूक्ष्म से शिक्षण का चक्र पहले होता है योजना, इसके बाद शिक्षण, इसके बाद प्रतिपुष्टि होता है, फिर इसके बाद पुनः पाठ योजना, इसके बाद पुनः शिक्षण और फिर बाद में पुनः प्रतिपुष्टि होता है। तो प्रतिपुष्टि बाद में और प्रथम हमारा शिक्षण कहलाएगा। आठवां प्रश्न दिया गया साथियों, निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण या अन्वेषण की बात करेंगे। सभी शिक्षक बंधु, प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी यहाँ पे फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो ऐसा अबोध स्तर के शिक्षण में जो शामिल है वह आपका कहला जाएगा अन्वेषण। जी हाँ, अबोध स्तर के शिक्षण में आपका अन्वेषण शामिल हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण के 3 स्तर हैं। एक होता है स्मृति स्तर, दूसरा क्या होता है? अबोध स्तर, और तीसरा होता है चिंतन स्तर। तो स्मृति के शिक्षण के संकेत में अधिगम श्रृंखला, अधिगम को शामिल किया जाता है, और आपके अबोध स्तर के शिक्षण में अन्वेषण को शामिल किया जाता है, और आपके चिंतन स्तर के शिक्षण में आलोचनात्मक एवं मौलिक चिंतन को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 9 नंबर प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्राज्ञिक सामग्री भी मौजूद हो। अब आपको यहाँ पे कूटनीति बताना कौन सा सही होगा। देखिए, अगर हम शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब आपके शैक्षिक सुधारों में जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी उपलब्ध हो। ए बी ये तीनों जो है ऑप्शन दिए गए हैं, ये शैक्षिक सुधारों प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। अर्थात जो ऑप्शन डी दिया गया है ABC वाला हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, सभी फीडबैक करेंगे, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु। साथियों, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अर्थात छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। नॉर्मल सी बात है कि एक छात्र अगर कोई पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर कोई किसी ने बुला रहा है, ठीक है, तो किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? स्पर्श, ध्वनि, दृष्टि,
प्रत्यक्षण संवेदना। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और इसी टाइप के मॉडरेट प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक छात्र जो पढ़ रहा है उसका नाम लेकर कोई बुला रहा है तो वह जो संवेदना होगा ध्वनि संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुभूति प्रकट करेगा। कुछ बोलेगा, हाँ हूँ कैसे, मतलब कुछ आप ध्वनि के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 4 से 8 साल, 5 से 8 साल। पियाजे जी सभी को पता है 4 अवस्थाएं दी हैं और हम डिटेल से बात भी करेंगे क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का डिटेल करेंगे, क्योंकि तैयारी हमें पूर्ण तरह करना है, पूर्णतः बिल्कुल 25 प्लस आना ही आना होगा। तो हर कंसेप्ट की, हर ऑप्शन की बात करेंगे। तो पियाजे जी के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था हमारी जो कहलाती है वह 2 से 7 वर्ष या पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको पूर्व क्रियात्मक या प्राक जो है संक्रियात्मक अवस्था अवधि हमारी 2 से 7 वर्ष की होती है, जो जीन पियाजे जी की हमारी दूसरी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास की। अगर बात करें संज्ञानात्मक अवस्था को 4 भागों में आपके जीन पियाजे जी ने बांटा है। पहला संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। ये 4 अवस्थाओं में से एक प्रश्न जरूर आएगा, आपको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाध्यकी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? विज्ञान की काल्पनिक कक्षाओं में अधिक रुचि बढ़ती हुई तार्किक शक्ति की बात करेंगे, भविष्य योजना की सूझबूझ की बात कर रहे हैं, या आपके काल्पनिक भयों के अंत की बात कर रहे हैं? मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिएगा। तो कौन सी जो है या कौन सी बाध्यकी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं होगी? वह होगी भविष्य की योजना की सूझबूझ। क्योंकि बाध्यकी बाल्यावस्था, भविष्य की योजना के सूझबूझ जो है यह हमारी बाध्यकी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं होगी। ठीक है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे मित्र शिक्षाविद बोलेंगे ऐसा क्यों नहीं होगा? देखिए, आप जानते हैं कि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि और बढ़ती हुई तार्किक शक्ति का तथा काल्पनिक भयों का अंत बाध्यकी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता है, लेकिन आपका सी ऑप्शन नहीं है। अर्थात भविष्य की योजना की सूझबूझ बाध्यकी बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की हमारी विशेषता नहीं मानी जाती है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा के या भाषा से संबंध है या मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? बिने, चॉम्स्की, ईपी पावलोव, अब्राहम मैस्लो की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है बाल विकास में 25 प्लस का स्कोर करना और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्राप्त करना। तो साथियों, इनमें से मनोवैज्ञानिक जो भाषा विकास से आपका संबंध हो जाएगा, आपके चॉम्स्की की बात करेंगे। जी हाँ, चॉम्स्की भाषा विकास और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंध है। ठीक है, चॉम्स्की का जो भाषा विकास है इसको संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से बोला जाता है। ये भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक, आपका एक्विस्ट एवं लेखक थे। एलेड्रीने ने सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन प्रारंभ किया तथा पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। बिने की बात करेंगे। अगले प्रश्न है, थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? कि अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम या स्थान अधिगम की बात करेंगे। तो थार्नडाइक अपने सिद्धांतों को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो वह शीर्षक है, हम सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे। थार्नडाइक महोदय की जब भी बात की जाती है अधिगम के प्रयास एवं भूल की बात की जाती है और थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली की बात करेंगे। जब भी बिल्ली का नाम आता है थार्नडाइक महोदय का आपका जिक्र आ ही जाता है। और आप जानते हैं थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल के शीर्षक से सिद्ध किया और इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि का परिणाम है। प्रश्न आ सकता है कि किस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि का परिणाम है? तो अधिगम के प्रयास व भूल के सिद्धांत के अनुसार, संबंधवाद उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के अनुसार। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और फीडबैक करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक की बात करेंगे। तो गिरोह अवस्था का जब भी नाम जिक्र आता है तो बाल अवस्था का आपका नाम आता है। तो बाल अवस्था हमारा सभी को पता है 8 से 10 वर्ष हमारा हो जाएगा एवं समाजीकरण। तो यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
आप लोगों के सामने अगला प्रश्न आ चुका है साथियों। पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। ये हम जिक्र कर भी चुके हैं, इसके बारे में डिटेल से बात भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे तृतीय अवस्था पूछा जाए तो आपको मूर्त पर करना है। अगर द्वितीय अवस्था पूछा जाता है तो आपको पूर्व संक्रियात्मक पर करना है। पहली अवस्था पूछी जाती है संवेदनात्मक गामावस्था करना है। और हमारी जो चौथी अवस्था वह है औपचारिक या कौन सी कहलाएगी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। 4 अवस्थाएं संवेगात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा, विषय वस्तु के स्वरूप की बात करेंगे। साथियों, अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक की अगर बात करें तो प्रेरणा, रुचि और अधिगम की इच्छा शामिल है, लेकिन विषय वस्तु का जो स्वरूप है यह आपका शामिल नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार, आक्रामकता की आवश्यकता की बात करेंगे। प्रत्येक भाई बहन शिक्षाबंधु यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो सामाजिक मूल्य इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा? आप जानते हैं सहायता परक व्यवहार जो होता है सामाजिक मूल्य कहला जाएगा। आपका निवास, समूह सहायता परक व्यवहार, दान, सेवा आदि ये हमारे क्या है सामाजिक मूल्य की श्रेणी के अंतराल में आते हैं। और जो आपकी परंपरा, लोक कला, रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, गायन, नृत्य ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं। तो सांस्कृतिक और आपकी सामाजिक मूल्य इन दोनों को आपने भली भांति अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगला प्रश्न है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति के, स्वतः शोध के या प्रकारात्मक स्थिरता की बात करें। तो पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो स्वतः शोध का उदाहरण होगा। अब आप बोलेंगे स्वतः शोध क्यों होगा? देखिए, स्वतः शोध विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों की खोज नहीं की जाती है, अपितु केवल उन्हीं विकल्पों की तलाश होती है शोध विधि में जो संगत प्रतीत हो। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध का उदाहरण होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। इनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। आपका फीडबैक आ चुका है कि सीखने के वक्र के अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन है, स्टेटमेंट आपके एबिंगहास का हो जाएगा। कहीं कहीं यह कथन आपका दूसरा भी मिलेगा। इस कथन पर काफ़ी सारी चर्चा हुई है, बहस भी हुई है, और सीटेट ने भी यहाँ पे माना है और गेट्स का भी यहाँ पे माना है। ये कई जगह है। इसका जो है गेट्स व अन्य के द्वारा ऑप्शन कई सारे बुक में मिलेगा। ठीक है, गेट्स व अन्य का या एबिंगहास का, दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। जब आपका एबिंगहास अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो गेट्स और अन्य का ऑप्शन दिया है, तो उसको आपको सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा थांडाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम या तत्परता का नियम। तो अभी हमने पढ़ा है थांडाई के महोदय की बात करें, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम हमने पढ़ा है भैया। अभी तक तो हमने साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है थांडाई के अधिगम पर नहीं पढ़ा है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करेंगे थांडाई के महोदय जी के। थांडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम शामिल नहीं है। थांडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम प्रतिपादित किए हैं। जो आपके मुख्य नियमों में प्राथमिक मुख्य नियम अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम है। और द्वितीयक हमारा गौण नियम है, जिसमें सादृश्यता का नियम, मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम एवं आंशिक क्रिया का नियम आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार के, चिंतन के, तर्क के या अभिप्रेरणा के अनुकूलन पर बल देता है? तो जो आपका अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है किसके अनुकूलन पर बल देता है साथियों? यह व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है।
और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का जब भी बात की जाती है ईपी पावलोव का महोदय का नाम मान ही जाता है। और ईपी पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। हम बात भी कर चुके हैं, आपको डिटेल से बता भी चुके हैं कि अनुक्रिया अनुकूलित सिद्धांत के प्रतिपादक आपके ईपी पावलोव की बात करेंगे। और भूल और कौन सा सिद्धांत है आपका? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जब भी भूल की सिद्धांत की बात की जाती है थार्नडाइक महोदय का नाम आता है, लेकिन जब अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के व्यवहार की बात की जाती है ईपी पावलोव का आपके ईपी पावलोव महोदय जी का नाम आता है। साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। और मैं यानी जायसवाल सर, विजय जायसवाल, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, क्रिया प्रसूत की अगर बात की जाती है, इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरे नाम की बात की जाती है जिसको नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके आपके सभी को पता होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं होगी? देखिए, अधिगम की विशेषताएं होती हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। ABD ये हमारे क्या है? अधिगम की विशेषता है। लेकिन अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यह हमारा अधिगम से संबंधित विशेषता नहीं कहलाएगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, 25 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है। बेहतरीन कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संक्राय है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या परिस्थिति के भिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण की बात करेंगे। तो जब भी कोहलर महोदय की बात की जाती है, चिंपांजी का नाम आ ही जाता है। चिंपांजी बंदर की बात करते हैं, ठीक है। और स्किनर महोदय का नाम आता है तो चूहे की बात हो जाती है। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि जो सीखना है वह एक संज्ञानात्मक संक्राय है। कोहलर क्या सिद्ध करना चाहता था? कि सीखना जो है संज्ञानात्मक संक्राय है। और कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। और कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। प्रश्न आ गया कि किसने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है? तो आपके कोहलर महोदय जी ने माना है। अगला प्रश्न है साथियों, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए जो प्रारंभ किया जाता है वह किया जाता है किससे? हम बात करेंगे अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से शुरुआत किया या प्रारंभ किया जाता है। तो किसी भी नई भाषा को सीखना है तो अक्षरों एवं शब्दों के मध्य जो है सहचर से प्रारंभ किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। किसी नई भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम उस भाषा के अक्षरों का ज्ञान तथा शब्द एवं वाक्यों में अक्षरों के प्रयोग करना ज्ञान होना अति आवश्यक। अगला प्रश्न है, जल्दी ये प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होता या होते हैं? समान और विशिष्ट, केवल समान, केवल विशिष्ट, या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। देखिए, समावेशी शिक्षा की अगर बात करें, समावेशी कक्षा की बात करते हैं तो इस प्रकार में समान और विशिष्ट छात्र दोनों प्रकार के शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि समान या अर्थात समावेशी शिक्षा में समान और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा में साधारण, योग, लिंग, प्रजाति, दिव्यांगता, चिंता स्तर, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर और विभिन्न धर्म के छात्र छात्राओं को एक साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट अधिगम के लिए एक आयाम भी खोलती है। अगला प्रश्न है साथियों, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? पठन दोष, गणना दोष, आपके निरस्ता संबंधी दोष, या इनमें से कोई नहीं? सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम फतेह करना साथियों, तो प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का कमेंट करना, इस प्रैक्टिस पेपर पर आपका स्कोर क्या है आउट ऑफ 30 में से फीडबैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? वह होगा गणना दोष। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गणना दोष
या गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणित संबंधी त्रुटियां जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाव के क्रम में भूल को डिसकैलकुलिया कहते हैं। और इस प्रकार की क्षमता वाले बच्चों को गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह को समझने में कठिनाई, दिशा का ज्ञान अभाव संबंधी समस्याएं होती है। अगर प्रश्न आ गया कि मान लीजिए किसी नाम दे दिया कि कोई ये बच्चा है, उसको गणित के चिन्हों को समझने में कठिनाई हो रही है, तो बच्चा किससे या किस प्रकार से या किस अक्षमता से पीड़ित है या ग्रसित है, तो आपका जवाब डिसकैलकुलिया होगा। अगर बच्चे में दिशा का ज्ञान का अभाव संबंधी समस्या है तो वह किससे क्षमता या किससे पीड़ित होगा, वह होगा डिसकैलकुलिया की बात करेंगे। अगला प्रश्न है समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? अभिभावकों की भागीदारी ना होना, अलगाव, क्षमता निर्माण अभाव या संवेदनशीलता की बात करेंगे। तो आप साथियों जानते हैं, समझते हैं कि समावेशीकरण की सफलता के लिए जो आवश्यक है वह है संवेदनशीलता। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संवेग का महत्व नहीं होगा? दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक या संवेदी की बात करेंगे। तो ऐसा जो संवेग का तत्व नहीं माना जाता, आप जानते हैं, समझते हैं कि दैहिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, व्यवहारात्मक हो गया, ये हमारे संवेग के तत्व हैं, लेकिन आपका संवेदी तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? कि संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक संवेग तत्व हैं। तो ये रहा दोस्तों बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बेहतरीन आपका प्रैक्टिस पेपर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। आउट ऑफ 30 में से जितना भी आप लोग का स्कोर हो फीडबैक अवश्य करें, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट के हमारे प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं। आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस जो है क्रॉस करना है, क्रैक करना है, टीटी एग्जाम में सिलेक्शन पाना ही पाना है। अब मेहनत करना है। अब वो दिन दूर नहीं जब आपको एक खुशी मिलेगी, एक नोटिफिकेशन मिलेगा, यू आर सेलेक्टेड इन MP गवर्नमेंट टीचर। जी हाँ साथियों, तो प्राथमिक अध्यापक अध्यापिका या प्राथमिक विद्यालय के प्राइमरी चीज़ आप लोग शिक्षक बंधु बनने जा रहे हैं। अपने आप पर बेहतरीन, उसके साथ ही उस लेवल की तैयारी भी करना है आपको। मैं आपके साथ जायसवाल, इसके पहले हम मॉडल पेपर ही अपलोड कर चुके हैं टोटल 150 क्वेश्चन का। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, लिंक भी दे दिया जाएगा, वीडियो की एंड स्क्रीन पर आ ही गए हो तो उसको देखिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरोपर ही है। मैं आपके साथ जायसवाल सर, जल्द मिलता हूँ अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।